हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। डेली करंट अफेयर्स सेशन में मैं राजा आप सभी का स्वागत करता हूं। आज है तारीख 9 अगस्त 2022 और आज से संबंधित जितनी भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होने वाली है उसे मैं आपके लिए डिस्कस करूंगा। देखिए फ्रेंड्स, भारत का कोई भी एग्जाम हो, बस आप डेली करंट अफेयर्स को पढ़ते रहिए, आपका पूरा करंट कवर होने वाला है। देखिए फ्रेंड्स, पूरे सेशन को मन लगा करके शुरू से लेकर अंत तक ध्यान से सुनिएगा। आपके हर एग्जाम में 5 से 10 नंबर तो पक्के हैं। देखिए फ्रेंड्स, यदि आप पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप रूट एप्लीकेशन से पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिया गया है। देखिए फ्रेंड्स, इसके अलावा आप डेली क्विज को भी अटेंड कर सकते हैं। सुबह पढ़िए और रात को अपना टेस्ट दीजिए। रूट एप्लीकेशन और टेलीग्राम पर आप क्विज भी दे सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आइए शुरू करते हैं आज का सबसे पहला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। उससे पहले मैं आपको बता दूं, याद रखिए आप, शिक्षा सबसे शक्तिशाली हथियार है जिसे आप दुनिया को बदलने के लिए उपयोग कर सकते हैं। यह कहना है किसका? नेल्सन मंडेला जी का कहना है। जी हाँ फ्रेंड्स, बिल्कुल सही बात है। एजुकेशन से आप पूरी दुनिया बदल सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, आज का सबसे पहला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आप सभी के सामने आने वाला है। ध्यान से सुनिए। तो पहला प्रश्न ये रहा, डी पाल RNGM डस्टन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? Who has been honored with the DPAL RNGM Dustin Award? तो देखिए फ्रेंड्स, इसका सही उत्तर है दलाई लामा। दलाई लामा को डीपाल RNGM डस्टन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। देखिए दलाई लामा कौन है फ्रेंड्स? तो दलाई लामा जो हैं, ये तिब्बतियों के आध्यात्मिक गुरु हैं। ये तिब्बती आध्यात्मिक नेता हैं। दोस्तों, ये जो पुरस्कार है किसके द्वारा प्रदान किया जाता है, किसके द्वारा दिया गया है? तो यह पुरस्कार लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद, जिसे हम LASDC भी कहते हैं, इनके द्वारा यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। किन्हें दिया जाता है, क्यों दिया जाता है? तो फ्रेंड्स, मानवता विशेषकर लद्दाख क्षेत्र में अपार योगदान के लिए सम्मानित किया जाता है। देखिए फ्रेंड्स, यदि आपसे कोई पूछे कि लद्दाख का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है, तो यह पुरस्कार है डी पाल RNGM डस्टन पुरस्कार। दोस्तों, लद्दाख के नायकों के योगदान और उपलब्धि के लिए एक उत्सव मनाया जाता है, डी पाल RNGM डस्टन। देखिए फ्रेंड्स, आप सोच रहे होंगे कि इनका नाम तो दलाई लामा है। तो फ्रेंड्स, आप गलत हैं। इनका नाम दलाई लामा नहीं है, इन्हें उपाधि दी गई है दलाई लामा। दलाई लामा दरअसल एक सन्यासी होते हैं। वर्तमान में 14 दलाई लामा हैं जो तिब्बतियों के धर्म गुरु हैं। देखिए फ्रेंड्स, दलाई लामा एक अवलोकितेश्वर या तिब्बत में इन्हें चेनेरजिंग कहते हैं। ये इनके स्वरूप हैं। इन्हें बोधिसत्व और तिब्बत का संरक्षक माना जाता है। तो फ्रेंड्स, दलाई लामा जो है फ्रेंड्स, ये किस नंबर के दलाई लामा है? 14। वर्तमान दलाई लामा तेंजिन ग्यात्सो हैं। ये तिब्बती लोगों द्वारा गेलुक के आध्यात्मिक नेता या तिब्बती बौद्ध धर्म के येलो हेड स्कूल को दी गई उपाधि है। देखिए फ्रेंड्स, यदि आपसे पूछा जाए कि सबसे पहले दलाई लामा कौन थे, तो इनका नाम है पेमा दोरजे, जिनका जन्म 1391 में तसांग में हुआ था। चलिए फ्रेंड्स, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान से सुनिएगा। हाल ही में CSIR की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? Who has become the first woman director general of CSIR? तो फ्रेंड्स, इनका नाम क्या है? इनका नाम है नल्ला थम्बी कलाई सेल्वी। क्या नाम है? नल्ला थम्बी कलाई सेल्वी। देखिए यहाँ पे CSIR का फुल फॉर्म जान लीजिए। इसके बारे में हम पूरी डिटेल्स देंगे, इसका हम पोस्टमार्टम करेंगे। देखिए CSIR जो है, ये है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। ये CSIR है फ्रेंड्स। नल्ला थम्बी कलाई सेल्वी किनकी जगह लेंगे? ये शेखर मांडे की जगह लेंगे। दोस्तों, नल्ला थम्बी कलाई सेल्वी की एक अचीवमेंट है, मैं आपको बता देता हूँ। लिथियम आयन बैटरी के क्षेत्र में इन्होंने अपना अतुलनीय योगदान दिया है। देखिए फ्रेंड्स, प्रेजेंट में कहाँ पर हैं? तो प्रेजेंट में तमिलनाडु में CSIR सेंट्रल इलेक्ट्रोकेमिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर हैं। यहाँ पे फ्रेंड्स बात आई है CSIR की, तो मैं आपको CSIR के बारे में सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स समझाने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, यदि आपसे पूछा जाए कि CSIR का काम क्या है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ CSIR, तो इसका काम है फ्रेंड्स, ये भारत का सबसे बड़ा रिसर्च और विकास संगठन है और यह एक ऑटोनोमस बॉडी है। दोस्तों, इसकी स्थापना 26 सितंबर 1942 को हुई है। फ्रेंड्स, यदि आपसे पूछा जाए कि इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। चलिए फ्रेंड्स, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आप सभी के सामने आने वाला है। हाल ही में आसियान के द्वारा किस देश के जनरल को शांति योजना की प्रगति तक बैठकों में भाग लेने से प्रतिबंधित कर दिया है? Which country's general has been banned by ASEAN
फ्रॉम अटेंडिंग मीटिंग्स टिल द प्रोग्रेस ऑफ द पीस प्लान। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, म्यांमार के जनरल को शांति योजना की प्रगति तक बैठकों में भाग लेने से आसियान ने प्रतिबंधित किया है। देखिए फ्रेंड्स, आपसे यदि पूछा जाए कि म्यांमार के प्रेजेंट में सेना प्रमुख कौन है, तो फ्रेंड्स इनका नाम है मीन आंग हलिंग। इन्होंने तख्ता पलट किया था। दोस्तों, म्यांमार के सेना प्रमुख और तख्ता पलट नेता है मीन आंग हलिंग। इनके द्वारा म्यांमार में 5 फरवरी 2021 में सैन्य तख्ता पलट किया गया था। देखिए फ्रेंड्स, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है MPPSC में। दोस्तों, आंग सांग सूची पर कई आरोप लगाए गए और 15 फरवरी को इनको हिरासत में ले लिया गया और तख्ता पलट किया गया था। दोस्तों, आसियान देशों के विदेश मंत्रियों ने निर्णय लिया है कि म्यांमार के जो शासक जनरल हैं, उनको शांति योजना पर प्रगति होने की किसी भी बैठक में भाग लेने से मना करने पर सहमति व्यक्त की है। देखिए फ्रेंड्स, ये सारा जो काम किया जा रहा है, इनका ऑब्जेक्टिव है म्यांमार में पीस आए, म्यांमार में शांति आए। वहाँ की जो रीजन है, जो आसियान कंट्रीज हैं, वहाँ पे जो देश हैं, उनकी नेबरिंग कंट्रीज हैं, वहाँ पे एक स्टेबिलिटी डेवलप हो, एक स्थिरता डेवलप हो, एक डेमोक्रेसी आए। इस वजह से ऐसा काम किया गया है। दोस्तों, यहाँ पे बात आसियान की आई है, तो फ्रेंड्स सबसे पहले जान लेते हैं कि आसियान में कितनी कंट्रीज आती हैं। तो आसियान में 10 देश आते हैं। पहला म्यांमार, दूसरा थाईलैंड, तीसरा कंबोडिया, चौथा सिंगापुर, 5वां इंडोनेशिया है, 6वां देश है मलेशिया, 7वां वियतनाम, 8वां है लाओस, 9वां देश है फिलीपींस और 10वां देश है ब्रुनोई। तो यदि फ्रेंड्स आपसे पूछा जाए आसियान में टोटल कितने सदस्य हैं, तो आसियान में टोटल 10 सदस्य हैं। कितने सदस्य हैं? 10 सदस्य हैं। फ्रेंड्स, भारत इसका हिस्सा नहीं है, आप याद रखिएगा। देखिए, आसियान की स्थापना कब हुई है? 8 अगस्त 1967 को आसियान की स्थापना हुई। देखिए फ्रेंड्स, यदि आपसे पूछा जाए कि आसियान का मुख्यालय कहाँ पर है, आसियान का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो फ्रेंड्स ये है जकार्ता में। कहाँ पर है? इंडोनेशिया में है जकार्ता, वहां पर है इसका हेडक्वार्टर। चलिए दोस्तों, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आप सभी के सामने आने वाला है। ध्यान से सुनिए और सभी पॉइंट को नोटबुक पे नोट कीजिए। तो प्रश्न ये रहा, हाल ही में बैडमिंटन खिलाड़ी PV सिंधु ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भारत को कौन सा मेडल दिलाया है, यानी कौन सा मेडल जीता है? तो फ्रेंड्स, आप सभी को पता है PV सिंधु अपने प्रदर्शन के लिए जानी जाती हैं और PV सिंधु ने भारत को गोल्ड मेडल दिलाया है। कौन सा मेडल दिलाया है? गोल्ड मेडल दिलाया है। देखिए फ्रेंड्स, PV सिंधु ने वीमेन सिंगल्स में, बैडमिंटन स्टार PV सिंधु ने वीमेन सिंगल्स में, दोस्तों लक्ष्य सेन ने मेन सिंगल्स में भारत को गोल्ड मेडल दिलाया है। इन दोनों ने भारत को गोल्ड मेडल दिलाया है। इसके बाद फ्रेंड्स, बैडमिंटन में हम बात करेंगे, बैडमिंटन कैटेगरी में तो मेंस डबल्स में सात्विक साईराज, रेंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने फाइनल मुकाबला जीत लिया और इन्होंने भी गोल्ड मेडल दिलाया है। फ्रेंड्स, इसके अलावा टेबल टेनिस में बात करेंगे तो मेन सिंगल्स फाइनल में धुरंधर अचंता शरद कमल ने भी भारत को गोल्ड मेडल दिलाया है। दोस्तों, बहुत ही अच्छा प्रदर्शन कर रहा है भारत, ये देखने को मिल रहा है मेडल टैली पर। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हम बात करेंगे PV सिंधु जी के बारे में, जो कि बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। आइए इनकी पूरी अचीवमेंट्स को देखते हैं, क्योंकि इनसे रिलेटेड बहुत सारे प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, यदि आपसे पूछा जाए कि PV सिंधु जी कहाँ की रहने वाली हैं, तो फ्रेंड्स ये हैदराबाद की रहने वाली हैं। इनकी माता विजया और पिता फ्रेंड्स VB रमन वॉलीबॉल खिलाड़ी हैं। माता पिता दोनों वॉलीबॉल खिलाड़ी हैं और 27 साल की जो सिंधु हैं, इन्होंने 8 साल की उम्र में ही रैकेट को थाम लिया था। वर्ल्ड चैंपियनशिप में देखें तो फ्रेंड्स बेसल 2019 में गोल्ड मेडल, ग्लासगो 2017 में सिल्वर मेडल इन्होंने जीता है। ये पूरी लिस्ट है, आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। देखिए फ्रेंड्स, कॉमनवेल्थ गेम्स में देखें तो 2018 में गोल्ड कोस्ट में सिल्वर मेडल और 2022 में भारत को गोल्ड मेडल मिला। 2022 में गोल्ड मेडल मिला बर्मिंघम में, यहाँ पर लिख लीजिएगा, बर्मिंघम इंग्लैंड में भारत को गोल्ड मेडल दिलाया बैडमिंटन में सिंगल्स में। ग्लासगो में भी भारत को ब्रॉन्ज मेडल मिला था कॉमनवेल्थ गेम्स में। ओलंपिक गेम्स की बात करें तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, टोक्यो 2020 में भारत को ब्रॉन्ज मेडल इन्होंने दिलाया और रियो ओलंपिक गेम्स 2016 में भारत को सिल्वर मेडल दिलाया। ये उबेर कप और ये एशियन गेम्स, ये भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिएगा। ये सारे पॉइंट आप ध्यान से सुनिए और सभी पॉइंट को नोट कीजिए अपने नोटबुक में। देखिए फ्रेंड्स, ये कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 का अपडेट आ गया है, कॉमनवेल्थ गेम्स का एक्सप्रेस आ गया है। आप इन सभी का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। कल मैंने जो भी आपसे डिस्कस किया था, मैंने आपको 47 मेडल्स के बारे में बताया था कि भारत को
47 मेडल जिनको जिनको मिले हैं, डेली मैं आपको बताता जा रहा हूं, आप उसे नोट डाउन करते जाइए। अब मैं आपको 48 से बताऊंगा, 48, 49 भारत को अब तक कितने मेडल मिले हैं, आइए उस पर डिस्कस करते हैं। कल तक हमने अनु रानी तक डिस्कस किया था। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए भारत को निखा जरीन ने कौन सा मेडल दिलाया, तो निखा जरीन ने गोल्ड मेडल दिलाया है बॉक्सिंग में, वीमेंस 50 किलोग्राम लाइट फ्लाई वेट में। देखिए नेक्स्ट है शरद कमल और जी साथियान, सिल्वर मेडल मेंस डबल में टेबल टेनिस में, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे दीपिका पल्लिकल और सौरभ घोषाल, ब्रॉन्ज मेडल मिक्स डबल्स स्क्वैश में। नेक्स्ट है फ्रेंड्स किदाम्बी श्रीकांत, ब्रॉन्ज मेडल मेन सिंगल्स में बैडमिंटन में। विमेंस क्रिकेट टीम ने भारत को सिल्वर मेडल दिलाया है। देखिए फ्रेंड्स ऑस्ट्रेलिया ने गोल्ड मेडल जीता है, वीमेंस T20 क्रिकेट में भारत को सिल्वर मेडल मिला है। 53 है फ्रेंड्स शरद कमल और सृजा अकुला, गोल्ड मेडल टेबल टेनिस में। त्रिशा जोली और गायत्री गोपीचंद ब्रॉन्ज मेडल, सागर अहलावत सिल्वर मेडल बॉक्सिंग में। PV सिंधु याद रखिएगा, अभी मैंने आपको पढ़ाया, गोल्ड मेडल बैडमिंटन में। लक्ष्य सेन गोल्ड मेडल बैडमिंटन में। साथिया गगनशेखरन ब्रॉन्ज मेडल टेबल टेनिस में। सात्विक साईराज, रनिक रेड्डी और चिराग शेट्टी गोल्ड मेडल मेंस डबल्स में बैडमिंटन में। और यहाँ पे फ्रेंड्स बात करेंगे शरद कमल गोल्ड मेडल मेन सिंगल्स में टेबल टेनिस में। डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। इस साल SSC में बहुत सारी वैकेंसियां आई हैं और आने वाली हैं। उसके लिए हम लोगों ने निर्णय लिया है कि आपके लिए टारगेट बैच चलाया जाए, ताकि आपका सिलेक्शन प्रॉपर हो, ताकि आपका सिलेक्शन और आपका सिलेबस पूरा कंप्लीट हो। इसके लिए हम 15 अगस्त 2022 से अपनी लाइव क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं। हमारी एक्सपर्ट फैकल्टीज आपको पढ़ाएंगी। देखिए फ्रेंड्स, साइंस और GS का पोर्शन मैं लूंगा, निशित सर मैथ्स पोर्शन लेंगे। यहाँ पर बहुत सारे टीचर्स आपको क्या देखने को मिलेंगे, यहाँ पर आपको पढ़ाते देखने को मिलेंगे, जो आपके पूरे सिलेबस को कवर करेंगे। डाउनलोड कीजिए रूट एप्लीकेशन। तो देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 5 आप सभी के सामने आने वाला है। मिस इंडिया USA का खिताब हाल ही में किसने जीता है? हु हैज वॉन दी मिस इंडिया USA टाइटल? तो फ्रेंड्स इनका नाम है आर्या वालवेकर। क्या नाम है इनका? आर्या वालवेकर। दोस्तों आर्या वालवेकर की बात करें तो ये वर्जीनिया की हैं। कहाँ की हैं ये? वर्जीनिया की हैं। अमेरिकन इंडियन है आर्या वालवेकर। इस साल इन्होंने मिस इंडिया USA 2022 का खिताब अपने नाम कर लिया है। देखिए फ्रेंड्स, यदि आपसे पूछा जाए इस प्रतियोगिता का आयोजन कहां पर हुआ था? न्यू जर्सी में हुआ था। और फ्रेंड्स मिस इंडिया USA 2022 का ताज इन्हें पहनाया गया न्यू जर्सी में। यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया की छात्र हैं सौम्या शर्मा, जो कि दूसरे स्थान पर रही हैं, और न्यू जर्सी की संजना चेकुरी ये तीसरे स्थान पर रही हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं, इनको ताज किसने पहनाया है? वॉशिंगटन की अक्षी जैन ने इन्हें मिसेज इंडिया USA का ताज पहनाया है, और न्यूयॉर्क की तन्वी ग्रोवर को मिस टीन इंडिया USA चुना गया है। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, यदि आपसे पूछा जाए कि मिस यूनिवर्स 2021 किन्हें चुना गया है, तो आपको पता होगा, मैंने पढ़ाया था, हरनाज संधू। मिस इंडिया वर्ल्ड 2021 की भी घोषणा हुई है, और सिनी शेट्टी मिस इंडिया वर्ल्ड 2021 घोषित की गई। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हम बात करेंगे मिस वर्ल्ड विनर्स फ्रॉम इंडिया। तो देखिए पहले मिस वर्ल्ड जो बन चुके हैं, इनका क्या नाम है? रीता फारिया। 1966 में ये मिस वर्ल्ड बने थे। सेकेंड है ऐश्वर्या राय, 1994 में मिस वर्ल्ड बने थे। 1997 में डायना हेडन, 1999 में युक्ता मुखी बने थे। फ्रेंड्स प्रियंका चोपड़ा 2000 में मिस वर्ल्ड बने थे भारत से। और सिक्स्थ है मानुषी छिल्लर, जो कि 2017 में मिस वर्ल्ड चुने गए थे। देखिए फ्रेंड्स, आज की सबसे पहली नॉलेज फैक्ट्री को मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ। और आज की नॉलेज की फैक्ट्री में मैं आपको बताऊंगा राज्यों के मुख्यमंत्रियों के बारे में, यानी राज्यों के चीफ मिनिस्टर्स के बारे में। एक नंबर तो आपका पक्का है। तो फ्रेंड्स, महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर हाल ही में नए चीफ मिनिस्टर बने हैं, एकनाथ शिंदे। ये उद्धव ठाकरे के स्थान ले चुके हैं। नेक्स्ट है मणिपुर के CM है एन बीरेन सिंह। अगले है फ्रेंड्स कॉनरैड संगमा, ये मेघालय के चीफ मिनिस्टर हैं। मिजोरम के हैं फ्रेंड्स जोरम थंगा। नेफ्यू रियो की बात कर लेते हैं तो ये नागालैंड के चीफ मिनिस्टर हैं। उड़ीसा के हैं नवीन पटनायक जी। भगवंत मान हाल ही में नए चीफ मिनिस्टर बने, ये भी पंजाब के ये चीफ मिनिस्टर हैं। अशोक गहलोत राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं। सिक्किम के हैं प्रेम सिंह तमांग। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आप सभी के सामने आने वाला है। हाल ही में वी प्रणव ये किस क्रम के भारत के ग्रैंड मास्टर बने हैं? वी प्रणव हैज बिकम द ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया बाय विच ऑर्डर? तो फ्रेंड्स ये 75वें ग्रैंड मास्टर बने वी प्रणव। शतरंज खिलाड़ी हैं वी प्रणव। कौन है? ये चेस खिलाड़ी हैं वी प्रणव।
इन्होंने रोमानिया में एक टूर्नामेंट जीतकर भारत के 75वें ग्रैंड मास्टर के रूप में हाल ही में अपना स्थान अंकित किया है। दोस्तों कहाँ के रहने वाले हैं? तो फ्रेंड्स ये तमिलनाडु के चेन्नई के रहने वाले हैं। ये 15 वर्ष के जो प्रणव हैं, रोमानिया के बाइया मरे को हरा करके लिम्पेडिया ओपन जीतकर अपना तीसरा और आखिरी ग्रैंड मास्टर नॉम हासिल कर लिया है। फ्रेंड्स यदि आपसे पूछा जाए कि भारत के सबसे पहले ग्रैंड मास्टर कौन थे, तो भारत के सबसे पहले ग्रैंड मास्टर थे कौन थे? विश्वनाथन आनंद। हाल ही में विश्वनाथन आनंद को फीडे का उपाध्यक्ष भी बनाया गया है। फ्रेंड्स इन्होंने 9 दौर में 7 अंक लेकर के ग्रैंड मास्टर नॉम हासिल किया है। दोस्तों प्रणव जो है फ्रेंड्स, अगर आपसे पूछा जाए तमिलनाडु से ही बात की जाए तो तमिलनाडु के 27 नंबर के ग्रैंड मास्टर हैं, 27वें ग्रैंड मास्टर है तमिलनाडु के। इनसे पहले विश्वनाथन आनंद, डी गुकेश और आर प्रज्ञान आनंद, ये जो तीनों व्यक्ति हैं ये इसी राज्य से ग्रैंड मास्टर बन चुके हैं। इन्होंने 3 बार राज्य चैंपियनशिप जीती है और 2021 में वर्ल्ड रैपिड इवेंट में कांस्य पदक भी जीता है। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, अभी हाल ही में 44th चेस ओलंपियाड जो कि चेन्नई में आयोजित हो रहा है, तानिया सचदेव ने भारत की महिला टीम को जीत दिला दी है। तो देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 7 आप सभी के सामने आने वाला है। तो फ्रेंड्स, नेशनल जेवलिन डे कब मनाया जाता है? व्हेन इज नेशनल जेवलिन डे सेलिब्रेटेड? तो हर साल 7 अगस्त को मनाया जाता है नेशनल जेवलिन डे, भाला फेंक दिवस मनाया जाता है। फ्रेंड्स, एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया, इसे हम AFI बोलते हैं, इनके द्वारा 7 अगस्त को राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस मनाने की शुरुआत की गई। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, राष्ट्रीय भाला फेंक जो दिवस 7 अगस्त को क्यों मनाया जाता है? फ्रेंड्स आपको याद होगा 2021 में टोक्यो ओलंपिक्स में भारत को गोल्ड मेडल किसने दिलाया था? नीरज चोपड़ा जी ने भाला फेंक करके गोल्ड मेडल दिलाया था। तो इस स्वर्णिम दिन को याद करने के लिए हर साल 7 अगस्त को राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस मनाया जाता है। दोस्तों इस दिवस को मनाने की घोषणा कब की गई थी? इनके सम्मान में 10 अगस्त 2021 को घोषणा की गई थी। याद रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है ये वाला डाटा। नीरज चोपड़ा जी ने कितने मीटर का भाला फेंक करके टोक्यो ओलंपिक में भारत को गोल्ड मेडल दिलाया? 87.58। इसको जरूर याद रखिएगा, ये निश्चित ही पूछा जा सकता है आपसे। दोस्तों नीरज चोपड़ा जी एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने एथलेटिक्स में भारत को गोल्ड मेडल दिलाया है और ये पहले ऐसे व्यक्ति हैं। हालांकि फ्रेंड्स अभिनव बिंद्रा के बाद विश्व चैंपियनशिप स्तर पर एथलेटिक्स में गोल्ड मेडल दिलाने वाले दूसरे भारतीय हैं। दोस्तों यहाँ पे दिवसों की बात कर ले जो अभी तक हमने पढ़ा है। 6 अगस्त को मनाया जाता है हिरोशिमा दिवस, 12 अगस्त को अभी अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाएगा, इंपॉर्टेंट है, और 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाएगा। और राष्ट्रीय खेल दिवस के दिन विभिन्न खेल पुरस्कार भी वितरित किए जाएंगे। चलिए दोस्तों आइए देखते हैं 8th इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित की गई नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की बैठक। तो नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की 7वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की है? तो फ्रेंड्स इसकी अध्यक्षता की है नरेंद्र मोदी जी। दोस्तों मैं आपको बता दूं, आपको पता भी है, कई बार मैंने आपको पढ़ाया है कि नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, इसके चेयरमैन कौन होते हैं, प्रेसिडेंट कौन होते हैं। तो ये होते हैं नरेंद्र मोदी जी, यानी देश के प्रधानमंत्री। जो भी देश का प्रधानमंत्री होगा वही नीति आयोग का क्या होगा? अध्यक्ष कहलाएगा। फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्शन में लिखा हुआ अरविंद पनगड़िया। तो फ्रेंड्स अरविंद पनगड़िया कौन है? तो अरविंद पनगड़िया नीति आयोग के सबसे पहले उपाध्यक्ष थे। सबसे पहले वाइस प्रेसिडेंट कौन थे? अरविंद पनगड़िया। आपसे पूछा जा सकता है। अभी प्रेजेंट में कौन है? सुमन बेरी बनाए गए। हाल ही में सुमन बेरी को नीति आयोग का उपाध्यक्ष बनाया गया है। 7 अगस्त 2022 को नई दिल्ली में आयोजित की गई नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की 7वीं बैठक। देखिए इसके 3 प्रमुख एजेंडे हैं। सबसे पहला है फसल विविधीकरण यानी क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन। दूसरा है राष्ट्रीय शिक्षा नीति का क्रियान्वयन, यानी जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है NEP 2020 में लागू की गई, उसका कैसे एक्सिक्यूशन किया जाए। और तीसरा है शहरी शासन। फ्रेंड्स यहाँ पे हम बात करेंगे नीति आयोग के बारे में। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई। दोस्तों प्लानिंग कमीशन की जगह पर नीति आयोग की स्थापना हुई। इसके चेयरपर्सन कौन है? नरेंद्र मोदी जी। वाइस चेयरपर्सन कौन है? सुमन बेरी जी। और CEO कौन है? परमेश्वरन अय्यर जी। दोस्तों आपसे पूछा जा सकता है कि नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल में कौन कौन शामिल होता है? तो फ्रेंड्स भारत के सभी मुख्यमंत्री शामिल होंगे। सभी मुख्यमंत्री जितने भी चीफ मिनिस्टर हैं, केंद्र शासित प्रदेशों के लेफ्टिनेंट गवर्नर शामिल होंगे और कई केंद्रीय मंत्री
इस मीटिंग में शामिल होंगे, इसका हिस्सा होंगे। चलिए दोस्तों, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आप सभी के सामने आने वाला है। हाल ही में कौन सा राज्य अगले शैक्षणिक वर्ष से उच्च शिक्षा में 100% राष्ट्रीय शिक्षा नीति, जिसे हम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बोलते हैं, इसे इंप्लीमेंट करने जा रहा है, लागू करने जा रहा है? दोस्तों 100% राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने वाला राज्य जो है ये है गोवा। इसकी घोषणा किसने की है? गोवा के मुख्यमंत्री, क्या नाम है इनका? प्रमोद सावंत नाम है इनका। इन्होंने 7 अगस्त 2022 को नई दिल्ली में आयोजित की गई नीति आयोग गवर्निंग काउंसिल की 7वीं बैठक में घोषणा की है। फ्रेंड्स, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, देश का सबसे पहला राज्य जिसने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को लागू किया है तो कर्नाटक राज्य है। 2021 में एनईपी को लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना। दोस्तों, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को अप्रूव कब किया गया था? केंद्रीय कैबिनेट के द्वारा 29 जुलाई 2020 में इसे अप्रूव किया गया था। देखिए फ्रेंड्स, आज का आखिरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आप सभी के सामने आने वाला है। तो प्रश्न ये रहा, भारतीय रिजर्व बैंक, जिसे हम आरबीआई भी बोलते हैं, आरबीआई ने 7 अगस्त 2022 को निर्देशों का पालन न करने के लिए किस बैंक पर 32 लाख रुपए का जुर्माना लगा दिया है? विच बैंक वॉज फाइंड ₹32 lakh बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फॉर नॉन कंप्लायंस ऑफ द इंस्ट्रक्शन ऑन 7 अगस्त 2022? तो फ्रेंड्स, इसका सही उत्तर है इंडियन बैंक। इसका सही उत्तर क्या है? इंडियन बैंक पर हाल ही में जुर्माना लगाया गया है 32 लाख रुपए का। आरबीआई ने धोखाधड़ी के वर्गीकरण और रिपोर्टिंग पर निर्देशों के उल्लंघन के लिए इंडियन बैंक पर 32 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। फ्रेंड्स, इसके अलावा आरबीआई ने जुपिटर कैपिटल पर भी 82 लाख का जुर्माना लगाया है। जुपिटर कैपिटल जो कहां पर है? बेंगलुरु में है। इस पर 82 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। दोस्तों, यदि आपसे पूछा जाए कि इंडियन बैंक के सीईओ कौन है, तो इनका नाम है शांति लाल जैन। क्या नाम है? शांति लाल जैन। यहाँ पे बात करेंगे आरबीआई की, तो आरबीआई का क्या काम है, आरबीआई क्यों जरूरी है, आरबीआई की स्थापना कब हुई? तो फ्रेंड्स, आरबीआई की जो स्थापना है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के प्रोविजंस के अनुसार 1 अप्रैल 1935 को हुई। इसका राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को हुआ, 1 जनवरी 1949 को। यदि आपसे पूछा जाए कि किसकी अनुशंसा पर यानी किसके रिकमेंडेशन पर आरबीआई की स्थापना हुई है, हिल्टन यंग कमिटी की अनुशंसा पर। हिल्टन यंग कमिटी की अनुशंसा पर आरबीआई की स्थापना हुई है। आरबीआई भारत का केंद्रीय बैंक है। इसे बैंकों का बैंक कहा जाता है। भारत में मौद्रिक नीति को नियंत्रित करने का काम आरबीआई का है। मैंने आपको कुछ दिन पहले भी बताया था, महंगाई को कम करना हो, ज्यादा करना हो, तो बहुत सारी जो मौद्रिक नीतियां हैं, रिजर्व बैंक जो है बदलता रहता है। दोस्तों, प्रेजेंट में आरबीआई के गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। किस नंबर के गवर्नर है? आरबीआई के 25वें गवर्नर है। दोस्तों, रिजर्व बैंक का जो केंद्रीय कार्यालय है पहले कहां पर था? कोलकाता में स्थापित किया गया था और 1937 में परमानेंटली मुंबई में इसे ट्रांसफर कर दिया गया। दोस्तों, करंट अफेयर्स की रसमलाई यानी 2021 के इंपॉर्टेंट प्रश्नों को अब हम आपके लिए डिस्कस करेंगे। किस कंपनी के द्वारा चीन में अपनी सेवाएं बंद कर दी हैं? तो फ्रेंड्स, याहू कंपनी ने। सिंधु नदी डॉल्फिन की जनगणना का काम किस सरकार के द्वारा शुरू करने की घोषणा की गई? पंजाब सरकार के द्वारा। मुख्यमंत्री घसियारी कल्याण योजना को किस राज्य की सरकार ने शुरू किया है? उत्तराखंड राज्य ने। राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2020 जारी किया गया। इसमें पहला स्थान किस राज्य ने हासिल किया है? तो फ्रेंड्स, कर्नाटक राज्य पहले स्थान पर है। देखिए फ्रेंड्स, अब हम 8 अगस्त 2022 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का आपके लिए रिवीजन करने वाले हैं। तो पहला प्रश्न ये रहा, इसरो का सबसे छोटा SSLV मिशन लॉन्च किया गया, इसका वजन कितना है? 500 किलोग्राम। इंटरनेशनल चेस फेडरेशन फीडे के वाइस प्रेसिडेंट बनाए गए विश्वनाथन आनंद। देखिए फ्रेंड्स, थर्ड क्वेश्चन ये रहा, नवंबर 2022 में कर्नाटक रत्न पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? पुनीत राजकुमार जी को। कॉमनवेल्थ गेम्स में पहली बार ट्रिपल जंप में भारत को कितने मेडल प्राप्त हुए? 2 मेडल प्राप्त हुए। भारत का जो कॉफी एक्सपोर्ट है 2021-22 में कितना हो गया है? 1.04 बिलियन $US हो गया है। आईटीबीपी ने मसूरी में आईटीबीपी अकादमी में कितने फीट ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज स्थापित किया है? तो फ्रेंड्स, इसका उत्तर है 72 फीट। किस राज्य में नैनो यूरिया छिड़काव योजना की शुरुआत की है? गुजरात राज्य में। किस देश ने सैफ अंडर 20 फुटबॉल चैंपियनशिप ट्रॉफी को जीत लिया है?
तो फ्रेंड्स हमारा देश भारत। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है? हर साल 7 अगस्त को मनाया जाता है। आज का आखिरी इंपॉर्टेंट रिवीजन क्वेश्चन, भारत की पहली डिजिटल लोक अदालत किन 2 राज्यों के बीच आयोजित की जाएगी? राजस्थान और महाराष्ट्र के बीच में। फ्रेंड्स मैं आपसे क्वेश्चन करूंगा जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स पे करना है। तो इसका आपको उत्तर बताना है। क्वेश्चन ये रहा, मिस यूनिवर्स 2021 का खिताब किसने प्राप्त किया है? देखिए फ्रेंड्स, आशा करता हूं कि आपको आज का सेशन बहुत पसंद आया होगा। 8 अगस्त के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का रिवीजन कर लिया हमने। 9 अगस्त के डेली करंट अफेयर्स को भी आपके लिए कवर कर लिया है। फ्रेंड्स आज के सेशन का टारगेट 4000 लाइक्स का है और हर एक जो दोस्त हमसे जुड़ा हुआ डेली करंट अफेयर से, आप सभी की जिम्मेदारी है सभी फ्रेंड्स को आप डेली करंट अफेयर सेशन शेयर करिए ताकि हर एक बच्चा इसका फायदा उठा सके। दोस्तों पहली बार हमारे चैनल पर आ रहे हैं तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन बटन। कीप लाइकिंग, कीप शेयरिंग योर चैनल क्रेजी जीके ट्रिक। जय हिंद, जय भारत।